नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे शिक्षण के प्रकार के बारे में। वास्तव में शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को कुछ ज्ञान, सूचना या समझ या कौशल हस्तांतरित करता है। परिपक्व व्यक्ति को साधारणतया हम शिक्षक कहते हैं और अपरिपक्व व्यक्ति को साधारणतया हम शिक्षार्थी कहते हैं। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो व्यक्तियों के बीच में संचालित होती है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में। तो शिक्षण के कई प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के बारे में अध्ययन कर लेना या उनको जान लेना मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रासंगिक होगा। तो आइए आज हम सब लोग सीखते हैं कि शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के प्रकार। हम सब लोग इसके पूर्व इस बात का या तथ्य का अध्ययन कर चुके हैं कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की विशेषताएं क्या है, शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं आदि के बारे में हम जान चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं और जाहिर सी बात है कि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, प्रकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। तो जिसको हम देखते हैं और हम पहला जो स्वरूप निर्धारित करते हैं वो है उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। उद्देश्य या उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के प्रकार। हम जानते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और शिक्षण का आयोजन किया जाता है, नियोजन किया जाता है और शिक्षण का आयोजन और नियोजन जो है वो उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। तो बालक का जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए जो शिक्षण के विभिन्न स्वरूप अपनाए जाते हैं या विभिन्न प्रकारों का उपयोग किया जाता है। तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण जो होता है उसको हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला तो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब दूसरा है भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है मनोपेशीय उद्देश्य या कहीं से क्रियात्मक उद्देश्य भी कहा जा सकता है, क्रियात्मक उद्देश्य भी कहा जा सकता है। तो आइए इनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य शिक्षण का वो उद्देश्य है जिसमें शिक्षार्थी को या अधिगमकर्ता को केवल ज्ञान प्रदान किया जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होते हैं ये बालक को इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को बालक को जान ले और उसका प्रारंभिक ज्ञान उसको प्राप्त हो जाए, जिससे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य से तात्पर्य है विषय वस्तु का ज्ञान। जो विषय वस्तु है या कंटेंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इस शिक्षण में प्रमुख कार्य ये होता है कि विद्यार्थी या अधिगमकर्ता के समक्ष ज्ञान को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि ज्ञान को वो समझ ले, जान ले। जिस व्यक्ति के बारे में, जिस पद के बारे में, जिस अवधारणा के बारे में उसे बताया जा रहा है उसकी जानकारी उसे हो जाना चाहिए। तो इसे हम ज्ञानात्मक उद्देश्य कहते हैं और दूसरा है भावात्मक उद्देश्य। अब जाहिर की बात है कि हम किसी बालक या अधिगमकर्ता को जब शिक्षण प्रदान करते हैं तो ज्ञान के पश्चात जो दूसरा उद्देश्य होता है उसे हम भावात्मक उद्देश्य कहते हैं। भावात्मक उद्देश्य व्यक्ति को जब शिक्षण इस तरह से प्रदान किया जाता है कि वो उस तथ्य या उस विषय वस्तु या उस घटना के बारे में तो जानता ही जानता है, लेकिन उसके बारे में उसके भाव भी विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि बालक को बताया जाता है कि ऊर्जा का हमें संरक्षण करना चाहिए क्योंकि ऊर्जा जो है वो बहुत लागत से तैयार होती है,
जैसे बिजली और जल ऊर्जा का हमें संरक्षण करना चाहिए। बालक यदि इनको मात्र पढ़ लेता है और तो कहा जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्ति हो रही है। लेकिन जब बालक के भाव विकसित हो जाए कि वास्तव में इनको बनाने में या इनको तैयार करने में बहुत सारा परिश्रम, बहुत सारा संसाधन लगता है, इसलिए इनको संरक्षित किया जाना चाहिए, भाव विकसित हो जाए। भावात्मक उद्देश्यों से तात्पर्य है कि बालक जिसके बारे में जानता है उसके बारे में उसके भाव निर्मित हो जाने चाहिए, और भाव जब निर्मित हो जाते हैं तो उसके विचार में, सोचने के ढंग में परिवर्तन आ जाता है। और तीसरा जो उद्देश्य है जिसे मनोपेशीय उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य कहा जाता है, अब बालक को जो पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य की यदि प्राप्त हो गई है तो व्यवहार परिवर्तन की रूप में हो जाता है कि मनोपेशीय उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है या उसका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है और वो वैसा ही कार्य करने लगता है। उदाहरण के लिए मैंने जो उदाहरण दिया था कि यदि बालक को ये बताया गया कि ऊर्जा जो है वो मानव जीवन के लिए आवश्यक है या मानव जीवन में ऊर्जा की बहुत उपयोगिता है, तो ये तो ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया। लेकिन भावात्मक उद्देश्य ये हो गया कि ऊर्जा के स्रोतों को या ऊर्जा को निर्मित करने में बहुत सारा धन या संसाधन लगता है, इसलिए हमें इन्हें बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये जो भाव बालक में यह विचार आया तो भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। लेकिन यदि बालक अनावश्यक रूप से जलते हुए बल्ब को या अनावश्यक रूप से चलते हुए पंखे को बंद कर देता है तो ये क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। तो कहने का मतलब शिक्षण प्रदान किए जाने के उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य जिसमें केवल ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया जाता है या जोर दिया जाता है, और भावात्मक उद्देश्य जो है ज्ञान के साथ साथ बालक की भावना को भी विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है या उसके विचारों और समझ को भी विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। और मनोपेशीय या क्रियात्मक उद्देश्य का मतलब होता है जो ज्ञान प्रदान किया गया है और जिन भावनाओं का विकास किया गया है उन भावनाओं के आधार पर बालक का व्यवहार परिवर्तित हो जाना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उनके अनुरूप बालक का व्यवहार संचालित होने चाहिए या होना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कि शिक्षण का जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य है तब ये पूरा माना जाता है। और दूसरा है, हम कह सकते हैं दूसरा स्वरूप हम कह सकते हैं शिक्षण के स्तर के आधार पर प्रकार या शिक्षण के प्रकार जो भी हम कहें। अब ये 3 प्रकार का अपना होता है। इसमें पहला आता है स्मृति स्तर का शिक्षण। स्मृति स्तर इसको लिखना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो स्मृति स्तर का शिक्षण, और दूसरा है बोध स्तर का शिक्षण, और तीसरा है चिंतन स्तर का शिक्षण। आइए इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब हम शिक्षण के स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार को जो देखते हैं तो स्मृति स्तर का शिक्षण, ये शिक्षण का सबसे कह लीजिए निचला या प्राथमिक स्तर है जिसमें हम प्राथमिक कक्षाओं में उपयोग में लाते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण में जो शिक्षण का प्रारूप होता है वो इस तरह से संचालित किया जाता है कि बालक स्मृति के आधार पर अब सीखी गई विषय वस्तु का उत्तर दे सके। केवल रटने पर या याद करने पर यहाँ पर बल दिया जाता है। विषय वस्तु के समझने की अपेक्षा पढ़ने पर और रखने पर, याद करने पर बल दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्मृति स्तर का शिक्षण। स्मृति स्तर का शिक्षण प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग में लाया जाता है और प्राथमिक कक्षाओं में स्मृति स्तर का शिक्षण इसलिए प्रासंगिक होता है
क्योंकि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सामाजिक विकास इस अवसर का नहीं होता है कि उसे और आगे के शिक्षण के बारे में अधिगम कराया जाए। तो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण का जो स्वरूप अपनाया जाता है वो है स्मृति स्तर का शिक्षण। और आगे हम बढ़ते हैं, ये जो बोध स्तर का शिक्षण है इसे हम कह सकते हैं समझ। और समझ जो है वो प्राथमिक कक्षाओं के बाद में विकसित की जाती है और प्रायः इसे हम माध्यमिक कक्षाओं में अपनाते हैं। हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 8वीं तक की क्लास में प्राथमिक स्तर का शिक्षण जिसे हम स्मृति स्तर का शिक्षण कहते हैं। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक बोध स्तर का शिक्षण, इसमें हम विद्यार्थी को बोध स्तर का शिक्षण प्रदान करते हैं या बोध स्तर के शिक्षण का संचालन करते हैं, जिसमें मुख्यतः अब जो प्राथमिक स्तर का शिक्षण दिया गया है प्राथमिक कक्षाओं में उसे, अब उसके बारे में उसकी समझ विकसित की जाती है। वो अच्छी तरह से नियमों को, सिद्धांतों को समझने लगता है, जानने लगता है। और इसके बाद जो शिक्षण का अगला स्वरूप अपनाया जाता है जिसे हम कहते हैं चिंतन स्तर का शिक्षण। चिंतन स्तर का जो शिक्षण है ये शिक्षण का वो स्वरूप है जो हम अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली में अपनाते हैं। यहाँ पर छात्र का दृष्टिकोण जो है वो सफलेपन और विक्षेपण की प्रक्रिया से युक्त हो जाता है और कहा जा सकता है कि वो स्वतंत्र चिंतन करने लगता है और स्वतंत्र चिंतन करने के फलस्वरूप नए ज्ञान का सृजन होता है। ये चिंतन स्तर का जो शिक्षण है इसे हम अपनी उच्च कक्षाओं में अपनाते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम गुना देखें संक्षेप में तो स्मृति स्तर का शिक्षण स्मरण पर आधारित होता है और इसमें बालक को स्मरण करके विषय वस्तु के बारे में बताना होता है या पूछे जाने पर लिख करके उत्तर देना होता है। बोध स्तर का शिक्षण वो शिक्षण है जिसमें समझ विकसित की जाती है और समझ विकसित होने पर छात्र उसकी आलोचना कर सकता है, तुलना कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है। और चिंतन स्तर का शिक्षण जो है वो शिक्षण स्तर है जिसमें छात्र के स्वतंत्र चिंतन शैली का विकास किया जाता है, नए ज्ञान का सृजन कर सकता है, सृजनात्मकता का विकास होता है। तो चिंतन स्तर का शिक्षण जो है उच्च कक्षाओं में या ऊंचे स्तर की शिक्षा प्रणाली में अपनाया जाता है। और तीसरा स्वरूप हम जो देखते हैं शिक्षण का वो देखते हैं हम शासन व्यवस्था के आधार पर। शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण जो होता है यहाँ पर भी वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है जिसे हम अधिनायकवादी या एक तंत्रीय शिक्षण कहते हैं, एक तंत्रीय शिक्षण, और दूसरा हम कहते हैं लोकतांत्रिक शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण, और तीसरा हम कहते हैं हस्तक्षेप रहित या मूल्यात्मक शिक्षण या स्वतंत्र शिक्षण हम इसको कह सकते हैं। ध्यान दीजिए या स्वच्छंद भी कहा जा सकता है। शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है। पहला है एक तंत्रीय शिक्षण। एक तंत्रीय शिक्षण को अधिनायकवादी भी शिक्षण कहा जा सकता है और अधिनायकवादी शिक्षण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के इस प्रारूप में शिक्षक जो है वो एक अधिनायक की तरह बात करता है या व्यवहार करता है और जैसे इच्छा होती है वैसे ही शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करता है। बात बात पे विद्यार्थी को डांटना, फटकारना, प्रोत्साहित करना या जैसी शिक्षा हो, शिक्षक की इच्छा हो उसके अनुरूप जब व्यवस्था संचालित की जाती है। प्राचीन काल में या मध्यकाल में हमारी जो शिक्षण प्रणाली थी वो एक तंत्रीय शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत रखी जा सकती है या उसे माना जा सकता है। दूसरा है लोकतांत्रिक शिक्षण। लोकतांत्रिक शिक्षण में हम विद्यार्थी को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और उसे प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, जिज्ञासा प्रकट करने का अधिकार होता है। शिक्षक यहाँ जो है वो एक प्रकार से विद्यार्थियों के निर्देशनकर्ता के रूप में होता है, विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करता है, सूचना प्रदान करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। और दूसरा जो मूल्यांकन शिक्षण है ये शिक्षण विधि जो है विद्यार्थियों को पूर्णतया स्वतंत्र वातावरण में मुक्त तरीके से शिक्षण प्रदान करने या शिक्षण के बारे में विचार करती है और ये हमारे देश में बड़ी कम मात्रा में अपनाई जा सकती है।
क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनुशासन या थोड़ी सी व्यवस्था अवश्य स्थापित होनी चाहिए। ये उन देशों में अपनाई जा सकती है जहां शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात जो है वो बड़े अच्छे ढंग से है। और विकास या विकसित अवस्था में जो देश पहुंच चुके हैं उनके यहाँ मुक्त्यात्मक शिक्षण व्यवस्था अपनाई जा सकती है, क्योंकि छात्र और शिक्षक का अनुपात जब बेहतर होता है, संसाधन अच्छे होते हैं, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा बड़ी अच्छे ढंग की होती है, सामाजिक आर्थिक अवसर परिवार का बड़ा अच्छा होता है, तो उन बालकों को जब स्वतंत्र या मुक्त्यात्मक वातावरण में सीखने का अवसर मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा सीखते हैं, बेहतर सीखते हैं। लेकिन ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कभी कभी इस मुक्त्यात्मक शिक्षण में थोड़ा सा सीखने की जो परिस्थितियां होती है उनसे अलग दिशा में चले जाने का भय बना रहता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। फिर चौथे क्रमांक पर हम कह सकते हैं स्वैच्छिक क्रियाओं के आधार पर, स्वैच्छिक क्रियाओं के आधार पर जो शिक्षण होता है स्वैच्छिक क्रियाओं के आधार पर, इसको हम कह सकते हैं पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रदर्शन और तीसरा क्रियाशील शिक्षण। ध्यान देते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वैच्छिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा जा सकता है और उसका जो प्रकार है वो इस प्रकार से है। एक में तो प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। याद कीजिए स्वैच्छिक क्रियाओं के आधार पर जो शिक्षण का प्रकार है, एक शिक्षण प्रस्तुतिकरण जिसमें केवल प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। शिक्षक क्लासरूम में पहुंच करके विषय वस्तु को प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य समझते हैं और छात्र जो है उनसे अपेक्षा की जाती है कि शिक्षक के द्वारा जो प्रस्तुत की गई विषय वस्तु है, जानकारी है, सूचना है, उसको वो ग्रहण कर ले। दूसरा शिक्षण जो है शैक्षिक कुछ शैक्षिक या शिक्षण व्यवस्था का ये जो प्रकार है इसमें प्रदर्शन पर अधिक बल दिया जाता है, जिसमें छात्रों के सामने शिक्षण प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है और जब वो उसको देखते हैं तो उनके सीखने की प्रक्रिया में ज्यादा बेहतर सुधार आता है। कैसे सुधार आता है? क्योंकि कहा जाता है कि किसी वस्तु के बारे में यहाँ जो प्रस्तुतिकरण है ये तो शाब्दिक है और आज के समय में कहा जाता है वही ज्ञान सत्य है जिसे हम अपनी आंखों से देखें। तो जब किसी ज्ञान की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाता है तो विद्यार्थी उसे अपनी आंखों के सामने जब देखता है तो शब्दों को सुनने की बजाय आंखों से देखना और सुनना ज्यादा प्रासंगिक होता है, इसलिए ये शिक्षा ज्यादा अच्छा माना जाता है। और तीसरा है क्रियाशील। इस शिक्षण के स्वरूप में छात्र स्वयं क्रियाशील रहता है और जब वो क्रियाशील रहता है तो आज के मनोवैज्ञानिक पद्धति पर शिक्षण का यह स्वरूप है आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि आज के समय को कहा जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग, और लर्निंग बाय डूइंग जो है अर्थात हमें शिक्षण या किसी भी कार्य को करके सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम कार्य करके सहभागिता के रूप में सीखते हैं तो ऐसा सीखा गया ज्ञान या अधिगम अस्थायी होता है और हमारे व्यवहार का स्थायी अंग बन जाता है और हमारे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। तो क्रियाशील शिक्षण जो है इसे आज के समय में अपनाए जाने पर ज्यादा बल दिया जाता है। अब फिर अगला प्रकार आता है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर हम देखते हैं शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो शिक्षण होता है उसके 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है वर्णनात्मक और दूसरा है निदानात्मक और तीसरा है उपचारात्मक। अब हम इन शिक्षण के प्रकारों को देख लेते हैं। ये शिक्षण जो है स्वरूप के आधार पर, और इसमें पहला है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक शिक्षण के बारे में कहा जा सकता है कि ये शिक्षण का वो स्वरूप है
जिसमें विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है, विषय वस्तु की व्याख्या की जाती है, वर्णन किया जाता है और उसको विस्तारित स्वरूप में छात्र के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। एक प्रकार से इस प्रकार के शिक्षण में जितने भी संत महात्माओं के उपदेश या व्याख्यान प्रणाली या विषय वस्तु का प्रदर्शन या उसके बारे में वर्णन करना, ये सारा का सारा इसके अंतर्गत आता है। और फिर दूसरा है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण आज के समय में एक महत्वपूर्ण शिक्षण माना जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी की जो कमजोरियां हैं, जिनके कारण अधिगम प्रक्रिया सही गति में नहीं संचालित हो पा रही है, तो सबसे पहले छात्र की कमजोरियों का मूल कारण खोजा जाता है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की जो शब्दावली है, ये चिकित्सा शास्त्र से शिक्षण प्रक्रिया में आई है। तो निदानात्मक शिक्षण का मतलब है कि कमजोरियों का वास्तविक रूप में पता लगाना, और जब वास्तविक रूप में पहले कमजोरी ज्ञान कर ली जाती है या खामियों को जान लिया जाता है, फिर इसके बाद उन कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो कमजोरियां ज्ञान कर ली गई हैं, उन कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक या मेडिकल टीचिंग की जाती है। जैसे कि विद्यार्थी को वर्तनी लिखने में जो अशुद्धि करता है, पहले तो मूल कारण खोज लिया जाता है और मूल कारण खोजने के पश्चात बालक को जो है उसके आधार पर उपचार किया जाता है। उपचार जैसे वर्तनी लिखने में मात्राओं का सही ज्ञान न होना या स्वर और व्यंजन का सही ज्ञान न होना, मात्राओं का उपयोग सही तरीके से न कर पाना, तो इसको उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत दिया जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो शिक्षण का एक स्वरूप और होता है, अवधान न होने के कारण इसे हम ऊपर क्या करके बना ले लेते हैं, और जिसको हम कहते हैं शिक्षण व्यवस्था के आधार पर, शिक्षण व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के प्रकार। अब शिक्षण व्यवस्था के आधार पर भी शिक्षण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, और तीसरा जो होता है आज के समय में नई व्यवस्था है निऔपचारिक। इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। और पहला जो है औपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण वो शिक्षण है जो नियमबद्ध होता है, व्यवस्थित होता है, और प्रायः हमारी शिक्षण संस्थाओं में, विद्यालयों में जो शिक्षण प्रदान किया जाता है वो औपचारिक प्रकृति का होता है। क्योंकि शिक्षण समय सारणी के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु सुनिश्चित होती है, अध्यापक सुनिश्चित होते हैं, कालांश सुनिश्चित होता है, और जब शिक्षण की सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित योजनाबद्ध तरीके पे संपन्न की जाती हैं, तो शिक्षण के उस स्वरूप को औपचारिक शिक्षण कहा जाता है। जो नियमबद्ध होता है, व्यवस्थित होता है, उद्देश्यपरक होता है, उसे हम औपचारिक शिक्षण कहते हैं। दूसरा शिक्षण का स्वरूप है अनौपचारिक। ये शिक्षण का वो स्वरूप है जिसमें अनौपचारिक नियमों का या नियमबद्ध शिक्षण नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए मानव को या बालकों के विकास में केवल विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान जो है वही उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी नहीं होता, वरन अन्य संस्थाएं भी किसी न किसी रूप में उसे शिक्षण प्रदान करती हैं। जैसे रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के द्वारा, विभिन्न दूरसंचार प्रणाली के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा, या कह लीजिए नाटक या रंगमंच के द्वारा भी शिक्षण प्रदान किया जाता है। परिवार के द्वारा, समुदाय के द्वारा जो शिक्षण प्रदान किया जाता है उसे हम अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं, क्योंकि इसमें नियमबद्धता या क्रमबद्धता नहीं होती और नियमों में शिथिलता होती है, जिसकी इच्छा जब चाहे सुविधा अनुसार इस प्रकार के शिक्षण को वो ग्रहण कर सकता है। और तीसरा है औपचारिक शिक्षण। ये शिक्षण का वो स्वरूप है जो वर्तमान समय में कह लीजिए तो शिक्षण या शिक्षा व्यवस्था को सर्वग्राही या सार्वभौमिक बनाने के लिए प्रकाश में लाया गया है।
और इसके अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के बीच ला दी गई है, जिसके अंतर्गत हम अपने मुक्त विद्यालयी व्यवस्था या मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था या कह लीजिए तो जिसको हम कहते हैं खुला विश्वविद्यालय या खुला विद्यालय आदि के द्वारा डिस्टेंस लर्निंग दूरस्थ शिक्षा माध्यम से जो शिक्षण प्रदान किया जाता है उसे भी औपचारिक शिक्षण कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना तो पूर्णतया औपचारिक शिक्षण की तरह नियमबद्धता रहती है और ना ही और अनौपचारिक शिक्षण की तरह पूर्णतया शिथिलता रहती है, वरन दोनों के बीच की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शिक्षण के कई स्वरूप या प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में अपनाए जाते हैं और जहां पर जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। अब चाहे हम उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का वर्गीकरण करें, शिक्षण के अवसर के आधार पर वर्गीकरण करें, शासन प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण करें, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर या शिक्षण की क्रियाओं के आधार पर या शिक्षण व्यवस्था के आधार पर हम शिक्षण के प्रकारों के बारे में जब देखते हैं तो कई प्रकार के शिक्षण पाए जाते हैं या शिक्षण की प्रक्रिया संचालित की जाती है। ये निर्भर करता है कि स्थान, परिस्थिति और संसाधन के आधार पर वर्तमान समय में शिक्षण प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम सब लोगों ने शिक्षण के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, कब कहां पर किस प्रकार की उपयोगिता है और किस प्रकार का शिक्षण हमें अपनाना चाहिए। तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि शिक्षण का वो स्वरूप ज्यादा अच्छा होता है जो छात्रों को लोकतांत्रिक वातावरण में सीखने के लिए प्रेरित करता है, उनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है प्रश्न पूछने का, अपनी जिज्ञासा प्रकट करने का, अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होता है और वे अधिक से अधिक क्रियाशील रहते हैं। और अगर अवसर के आधार पर देखा जाए तो किस स्तर पर शिक्षण प्रदान किया जा रहा है, अगर प्राथमिक क्लास है तो स्मृति स्तर का, बीच की क्लास या माध्यमिक स्तर पर है तो बोध स्तर का, और उच्च कक्षाओं में शिक्षण किया जा रहा है तो चिंतन स्तर का शिक्षण होना चाहिए। तो ये परिस्थिति के ऊपर बालकों की शारीरिक, मानसिक, सापेक्षिक और सामाजिक विकास की अवस्था के ऊपर और उद्देश्य आदि को ध्यान में रख करके शिक्षण प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। इसी प्रकार आगे भी हम अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।